नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, अंतिम वीडियो है ये रीट एग्जाम से पहले टेस्टों का। इसके बाद में टेस्टों का कोई वीडियो नहीं आएगा। जो पहले के हैं आप चाहो तो देख सकते हो मेरे हिसाब से तो। और अब देखो, इसके बाद में एक और वीडियो आ रहा है। यहाँ पर साइकोलॉजी का 90 प्रश्नों का रिपीटेशन कर रहा हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 30 से 32 मिनट का वीडियो रहेगा 90 प्रश्नों का। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है साथियों, कि इसके बाद में एक वीडियो आ रहा है जिसमें एग्जाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो भले ही इस वीडियो को पूरा मत देखना, लेकिन उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कौन से वाले को? जिसमें एग्जाम के ऊपर चर्चा करेंगे। कि तो मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि भाई 25 को बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर करने वालों एक एक चीज को, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 90 प्रश्नों की क्लास को। साथियों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? संरचनावाद को जाना जाता है, बता रखा है मैंने पहले भी। देखो, ये फाइनल रिवीजन है, जरूर से जरूर पूरा टेस्ट करके जाइएगा। आरबीएससी एनसीईआरटी का सार यूं कह सकते हो आप इसको। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जननी विषय है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान। तो जननी विषय मनोविज्ञान की किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। साथियों, दर्शन शास्त्र ही मूल है इसका। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण को पहचान करने तथा उनके कारणों का पता लगाने में किया जाता है? निरीक्षण विधि, केस विधि, सर्व विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों का जो रोगात्मक लक्षण है इसकी पहचान करना, कारणों का पता लगाना। तो ये प्रयोगात्मक विधि, सर्वे विधि या निरीक्षण विधि में नहीं होता है, ये केस स्टडी में होता है साथियों, जिसको इतिहास गाथा विधि के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। बहुत गर्म या ठंडी वस्तु से हाथ हटाना उदाहरण है। हाथ हटाना उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया, अनुबंधन, प्रेक्षण और सभी। तो जब भी हमारे हाथ में कोई बहुत ही गर्म या ठंडी वस्तु आ जाती है तो तुरंत हम वहाँ से हाथ को खींच के हटा लेते हैं। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसमें हमारी क्रिया जो है वो ऐच्छिक नहीं होती है, अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब अपने व्यवहार पर निर्धारित नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है वो। विकल्प 1 सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। मानव विकास लंबवत न होकर के कैसा होता है साथियों? वर्तुलाकार होता है, चक्राकार, रेखीय या संचयी? नहीं। देखो, मानव विकास क्योंकि लंबवत न होकर, भाई संचयी तो होता है मानव विकास, लेकिन यहाँ लंबवत न होकर संचयी नहीं, वर्तुलाकार होता है। तो संचयी अलग विशेषता है, वर्तुलाकार अलग है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित है? पालन पोषण, घटनाएं, शुद्ध वायु, प्रकाश और सभी। तो भाई मानव विकास को ये सभी चीज़ें प्रभावित करती है, इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां क्वेश्चन, जाइगोट का निर्माण होता है एक कोशिका से, दो उत्पादक कोशिकाओं से, गुणसूत्र से और जीन से। तो भाई जाइगोट का निर्माण किससे होता है मित्रों? देखिए, जाइगोट का निर्माण दो उत्पादक कोशिकाओं से होता है, एक तो माता की और पिता की, ठीक है। इसलिए सेकंड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। इसके बाद में एक अंतिम वीडियो डालूंगा साथियों, अंतिम मतलब रीट एग्जाम से पहले, क्योंकि उसमें ही बताया जाएगा कि भाई एग्ज़ाम हॉल की रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार अपने आप को मेंटेन करके रखना है, किस प्रकार से आपकी सोच रहनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। मैंने कल ही पोस्ट डाल दी थी, तो इसके बाद लाइव जो सेशन रहेगा उसमें ज़रूर आइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव है। मूल शक्तियों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव और सभी। तो भाई इन सभी चीज़ों पर मानव विकास पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। 9वां है, हल ने अपने अधिगम सिद्धांत में बल दिया है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, दोनों और कोई नहीं। तो हल सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। सेकंड विकल्प आपके सही है 9वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन, चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है? चिंता प्रादुर्भाव, वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता, मनोस्नायुकृत दुश्चिंता, मुक्त प्रभावी दुश्चिंता। तो इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार करा चुका हूँ, फाइनल रिवीजन है। क्या कहा जाता है? मुक्त प्रभावी दुश्चिंता इसको कहा जाता है। थर्ड विकल्प 10वें में सही है। नेक्स्ट 11वां, नकारात्मक संवेगों में सम्मिलित नहीं है।
तो आभार एक सकारात्मक है, क्रोध नकारात्मक है, दुश्चिंता नकारात्मक है, भय नकारात्मक है, मतलब पहला विकल्प 11वें में रहेगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, दर्द संवेदन के संचरण को रोकना एवं उत्साह प्रदान करना जो कि आशावादिता जैसे संवेगों में आता है, किसका परिणाम है? एंडोर्फिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, प्रेम मस्तिष्क और इनमें से सभी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या बता रखा है, याद है या नहीं है? तो मित्रों, आशावादिता जैसे संवेग एंडोर्फिन्स के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, संवेग के संबंध में असत्य कथन है तो भाई एक जटिल अवस्था इसको माना जाता है। आंगिक प्रतिक्रिया इसमें होती है, अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं। मानव में विकसित होने वाला प्रथम संवेग प्रेम है, प्रेम नहीं है भय होता है। उत्तेजना सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद में भय, लेकिन उत्तेजना को संवेग के अंतर्गत गिनती में शामिल नहीं करते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 13वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, मैस्लो के अनुसार सबसे अंत की आवश्यकता है सुरक्षा, आत्मसिद्धि, शरीर क्रियात्मक, प्रेम और आत्मीयता। तो इस प्रकार होती है, पहली शरीर क्रियात्मक मतलब शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तीसरी प्रेम और आत्मीयता की, चौथी सम्मान की होती है और पांचवी होती है साथियों आत्मसिद्धि की। तो सबसे अंत की कौन हुई? आत्मसिद्धि की हुई। दूसरा विकल्प 14वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का परिणाम है। तो अंतर्निहित शक्तियों का जो परिणाम होता है, लगातार किसी विशेष लक्ष्य की ओर हम बढ़ते हैं तो उसको अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प सही है साथियों 15वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो 16वां क्वेश्चन, चिंतन के मूल तत्वों में सम्मिलित है मानसिक प्रतिमा सम्मिलित होती है, तर्कना सम्मिलित होती है, निर्णयन सम्मिलित होता है, मतलब उपरोक्त सभी सही है 16वें में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? साचार्य, अनुकरण, पुनर्बलन और सभी। तो व्यवहारवादी साचार्य में भी विश्वास करते हैं, अनुकरण में भी और पुनर्बलन में भी, मतलब सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा साथियों इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा मजबूत बनाया जाता है? प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधन स्थापित किया जाता है, ठोस अधिगम में ये थांडाइक वाला है, उद्दीपक अनुक्रिया वाला। चालक न्यूनता इसमें भी नहीं, बल्कि जो क्रियात्मक संबद्धता या क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है, इसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा मजबूत बनाया जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 18वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे मित्रों। तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है? बाह्य ज्ञानेंद्रिय की बात की जा रही है, कौन सी नहीं है बाह्य ज्ञानेंद्रिय? तो नाक बाह्य होती है, त्वचा बाह्य होती है, कान बाह्य होता है, लेकिन गति संवेदी आंतरिक होती है। तो चौथा विकल्प आपके 19वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20 से साथियों देखिएगा 20वें क्वेश्चन को। साथियों प्रश्न नंबर 20 पे देखेंगे, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना। तो प्रारंभिक सूचना के बारे में मैंने क्या बता रखा है कि प्रारंभिक सूचना हमारी संवेदना होती है, संवेदना से प्रत्यक्षीकरण आता है। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपके सही है 20वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, वेदता से तात्पर्य है। वेदता का मतलब क्या होता है? जिस परीक्षण के लिए हम जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण हम करते हैं, यदि उसकी वो पूर्ति करे उस उद्देश्य की, तो वही वेदता है। मतलब परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। दूसरा सही है 21वें में। 22वां, किसके अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है? तो मानसिक क्रियाओं के संगठन पर किसके द्वारा जोर दिया गया? 23वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, प्रकार्य मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। तो बताइए 23वें में सही आंसर। तो देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा ही मानसिक क्रियाओं के संगठन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था साथियों। प्रथम विकल्प 23 में सही है। प्रश्न नंबर 24 है, स्वप्न निद्रा से किसका संबंध होता है? तो कई बार बता चुका हूँ, सेतु या पोन्स का संबंध किससे होता है? जो हम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं नींद में, तो मतलब गहरी नींद जो होती है। प्रथम विकल्प आपके 24 में सही है। प्रश्न 25, बालक के विकास को निम्न कथनों द्वारा समझा जा सकता है सिवाय। इंच या पौंड में आकलित किया जा सकता है। तो देखो प्रश्न को समझना है इसको। व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार्यात्मक पक्ष द्वारा दर्शाया जाता है, सृजनात्मक पक्ष द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता है। तो देखो, विकास को निम्न कथनों द्वारा समझा जा सकता है एक के अलावा। तो पहला क्या है? इंच या पौंड में आकलित किया जा सकता है। तो यही है आपका आंसर। क्यों? क्योंकि विकास को आप इंच या पौंड में आकलित नहीं कर सकते हो, वृद्धि को कर सकते हो। तो भाई इसके सिवाय सबसे समझ सकते हैं। जो व्यक्ति की क्षमताएं प्रकट होती है, विस्तार होने के रूप में भी परिभाषित विकास को करते हैं।
कार्यात्मक पक्ष ही उसका जो है वो विकास से संबंधित है। सृजनात्मक पक्ष उसकी वृद्धि से संबंधित है, तो इससे नहीं दर्शाया जा सकता, ये भी सही है। तो ओनली प्रथम विकल्प आपका आंसर है 25वें में। 26वां, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है अर्थात निरंतर चलती रहती है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, गलत। सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है, बिल्कुल सही है। सभी व्यक्तियों का विकास एक अपने तरीके से होता है, इसलिए विकास क्या है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। विकल्प 2 आपके 26वें में सही है। प्रश्न 27, बीजकोश की निरंतरता का नियम कहता है, बीजकोश की निरंतरता का नियम क्या कहता है कि बीजकोश हमेशा चलता रहता है, मतलब बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान, तो समानता का नियम है। विकल्प 1 सही है 27 में। प्रश्न 28, फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषण में सबसे कम भूमिका, तो सबसे अधिक भूमिका अचेतनता की है और सबसे कम भूमिका चेतनता की है। सबसे कम भूमिका पूछी है तो तीसरा सही रहेगा 28वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति काम में ली जा रही है? तो भाई एक अधिक बलशाली का अधिक ताकतवर का कम बलशाली या कम ताकतवर पर जो प्रक्षेपण किया जाता है, जो क्रोध निकाला जाता है, उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। विकल्प 1 सही है 29वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक अपनी माता से प्रेम करता है जबकि बालिका अपने पिता से प्रेम करती है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक और सुषुप्ति। तो राइट आंसर है लैंगिक अवस्था, जिसमें साथियों बालक और बालिका ये अंतर समझने लग जाता है कि वो स्त्री या पुरुष है। लड़का है तो माता से और लड़की है तो पिता से प्रेम करेगी। थर्ड विकल्प 30वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 6वीं अवस्था है। 6ठी अवस्था आपको बताना है। समरूपता बनाम हताशा, उत्पादकता बनाम ठहराव, तादात्मिकता बनाम भ्रांति और घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। तो 6ठी अवस्था होती है घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, ठीक है। या तो मतलब पक्के दोस्त बन जाते हैं या व्यक्ति विचारों के नहीं मिलने पर उनसे अलग हो जाता है। तादात्मिकता बनाम भ्रांति नहीं है, उत्पादकता बनाम ठहराव अंतिम है, नहीं सॉरी ये तो 7वीं है, और संपूर्णता बनाम हताशा 8वीं है। तो फोर्थ विकल्प आपके 31वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, परिशीकरण नहीं है, प्रत्यक्षीकरण लिखा था। अवधान, संवेदना, संवेदी सीमांत, निरपेक्ष सीमांत। तो भाई प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? संवेदना से, क्योंकि सबसे पहले संवेदना होती है। संवेदना से ही किसी वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है और फिर प्रत्यक्षीकरण स्टार्टिंग होता है। तो विकल्प 2 सही है आपके 32वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कोई बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो गति संवेदी बाह्य नहीं होती है, आंतरिक होती है। इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। विकल्प आपका 4 सही है 33वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, प्राथमिक संवेग में सम्मिलित है। प्राथमिक संवेग में इनमें से क्या सम्मिलित है? आभार, दुश्चिंता, भय और कोई नहीं। तो प्राथमिक संवेगों में साथियों यहाँ पर क्या होता है? भय होता है। थर्ड विकल्प आपके 34 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। तो 35वां क्वेश्चन, परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब, तो देखो परानुभूति का मतलब होता है दूसरे को एक तरह से सांत्वना देना। तो सांत्वना हम अच्छे से कब दे पाएंगे साथियों? जब हम खुद भी उस मुसीबत से गुजर चुके हैं, मतलब जब हम भी उसी स्थिति का सामना कर चुके हैं, तब परानुभूति देना आसान हो जाता है। विकल्प 1 आपके 35वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, तो 36वां, मैस्लो के अनुसार वह कौन सी आवश्यकता है जहां व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वस्फूर्त तथा नवीनतम चुनौती से मुक्त होता है? तो अंतिम आवश्यकता है ये, और अंतिम आवश्यकता को मैस्लो के द्वारा क्या नाम दिया गया है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। चौथा विकल्प आपके 36वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे। तो चलिए 37वें क्वेश्चन की ओर। नींद के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई नींद 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है तीव्र गतिक नींद और एक होती है मंद गतिक नींद। तीव्र गतिक नींद में ही हम स्वप्न देखते हैं, तो दूसरा विकल्प 37वें में सही है। प्रश्न 38 पे आएंगे साथियों, किस बीमारी की वजह से व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बुभुक्षा और सभी। तो भाई जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, इसमें व्यक्ति को असंगत डर बना रहता है और इसके कारण वो कम खाना करता है, ठीक है, अपना खाना कम कर देता है। तो यह है एनोरेक्सिया नर्वोसा 38वें में पहला विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, जैविक अभिप्रेरक क्या होते हैं? पर्यावरण सर्जित नहीं होते, सामाजिक मांग से भी नहीं होते, बल्कि शुद्ध आंतरिक संप्रेरक का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है, उसको ही जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। तो चलिए 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, कई बार बता चुका हूँ। डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध किससे है? प्यास से है साथियों। दूसरा विकल्प 40वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। चलिए 41वां प्रश्न, जैव सामाजिक अभिप्रेरक का उदाहरण है भूख, प्यास, काम, नींद। तो भाई इनमें से नींद जैविक है, प्यास जैविक है, भूख जैविक है, लेकिन काम क्या है? जैव सामाजिक अभिप्रेरक, मतलब इसको जैविक और सामाजिक दोनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। थर्ड विकल्प आपकी 41वें में सही है। इसमें उपमा के आधार पर हम तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो पहली चीज तो उपमा के आधार पर अगर तर्क वितर्क करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है उपमा, तो साथियों फिर वो सादृश्यवादी तर्कना है। आलोचनात्मक तर्कना में गुण और दोष देखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। निगमनात्मक तर्कना में जो तथ्य दिए होते हैं उसके आधार पर तर्क पर पहुंचा जाता है। और आगमनात्मक तर्कना में खुद की तरफ से भी तर्क ऐड किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 ही सही है 43वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो भाई सही उत्तर दे रहे, टोपी दे रहे, तो पुनर्बलन का सिद्धांत है। ठीक है, पुनर्बलन यहाँ कौन सा है? क्रिया प्रस्तुत। कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता जब तक कि उसे पुनर्बलित न किया जाए? तो भाई नया व्यवहार सीखा है, व्यक्त नहीं कर रहे, मतलब वो अव्यक्त अधिगम कहलाया। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण भी है, आयु तथा परिपक्वता भी है, पूर्व अधिगम भी है, मतलब क्वेश्चन बोनस के लायक। इनमें से कोई नहीं रहेगा, इनमें से सभी आएगा साथियों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। तो 47वां क्वेश्चन, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो भाई 8 अवस्थाओं का इन्होंने बताया है कि भाई मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 8 अवस्थाएं होती है। तो फोर्थ विकल्प 47 में सही है। नेक्स्ट साथियों 2-3 प्रश्न जो बीच में छोड़े हैं उन प्रश्नों में बहुत मिस्टेक थी, मतलब टाइपिंग की वजह से, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिए हैं। तो देखो 51वां, फ्रायड ने मन के किस भाग को सबसे महत्वपूर्ण माना है? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन को और कोई नहीं। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? अचेतन मन को माना है साथियों, याद रखिएगा एग्जाम हॉल में अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 को देखेंगे। यहाँ सेकंड विकल्प सही है। 53 क्या सौरभ? 52वां क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की? वर्दीमर, कोहलर, कोपका और कोई नहीं। तो भाई जब तीनों दे रखे हैं और एक चौथा विकल्प हो इनमें से सभी, तो सभी लगाना है, लेकिन एक विकल्प हो इनमें से कोई नहीं, तो फिर वहां पर आपको लगाना है मैक्स वर्दीमर। विकल्प 1 आपके 52वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण व दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट जैसी विधियां मनोविज्ञान की किस संप्रदाय की देन है? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद। तो प्रेक्षण करना मतलब देखना, अनुबंधन करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट, ये सारी ही चीज़ें व्यवहारवाद की देन मानी जाती है। विकल्प 1 आपका प्रश्न नंबर 53 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, मनोविज्ञान जो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है जिसका अध्ययन है प्रेक्षण विधि से किया जाता है। जिसका अध्ययन किससे किया जाता है? प्रेक्षण, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार को देख करके ही उसके विकास का अनुमान लगाया जाता है, उसके अधिगम का अनुमान लगाया जाता है। अब अंतर्दर्शन ये नहीं होता है साथियों। विकल्प 1 गलत है, ओनली सेकंड विकल्प आपके 54 में सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। 55वां क्वेश्चन, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? गेसल, सोरेंसर, हरलॉक, गार्डन। तो कई बार बता चुका हूँ ये कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? हरलॉक के द्वारा कहा गया है। थर्ड विकल्प 55वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, असत्य कथन है वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि का मतलब शारीरिक पक्ष से लिया जाता है, उसकी जो लंबाई बढ़ना, उसकी जो वजन बढ़ना, ये वृद्धि है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। तो बिल्कुल सही बात है, विकास भले ही वृद्धि कम हो लेकिन विकास तो हो सकता है साथियों। तो ये भी सही है। वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है, ये गलत हो गया है क्योंकि कार्यात्मक पक्ष तो क्या होता है? विकास होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 56 में असत्य है। बाकी विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया विकास को माना जाता है। तो चौथा, दूसरा, पहला तो सत्य है, लेकिन तीसरा विकल्प क्या है? असत्य है। इसलिए आंसर आपका यही रहेगा। प्रश्न नंबर 57 है, वंशक्रम के प्रचलित नियम हैं बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और सभी। तो भाई वंशक्रम के जो नियम हैं ये सभी नियम वंशक्रम के नियमों में चलते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं साथियों।
मानव विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है और इनमें से सभी। तो भाई सभी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है। अब जहाँ पर विपरीत विकल्प होते हैं उनमें से कोई अगर सभी वाला विकल्प हो तो वो नहीं होता है फिर। तो एक दूसरे के विरोधी अलग किया जा सकता है, गलत है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कौन? वंशानुक्रम और वातावरण मानव विकास की प्रक्रिया में क्या माने जाते हैं? एक दूसरे के पूरक। थर्ड विकल्प आपके 58 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को कहते हैं लिबिडो, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को सिगमंड फ्राइड ने क्या नाम दे रखा है? लिबिडो नाम दे रखा है साथियों। विकल्प एक आपके 59 में सही रहेगा। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 60, कई महिलाएं मन में उपजी गंदी गालियों को मन में ही रख लेती है, जो कि उदाहरण है प्रक्षेपण का, दमन का, अंतर्वेशन का और सभी। तो जो गालियां मन में उपजी है उसको बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि मन में ही दबा दिया जाता है। और जो चीज़ मन में ही दबा दी जाती है फिर उसको हम क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। प्रक्षेपण में हम क्या करते हैं साथियों? दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक को मलत्याग की क्रिया में तनाव से मुक्ति और खुशी मिलती है? मुखीय, लैंगिक, गुदीय, सुषुप्त। तो भाई मलत्याग की क्रिया में गुदीय अवस्था है, ये मलमूत्र त्याग करता है तो उसको खुशी का अनुभव होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 61 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, फ्राइड के किस सिद्धांत में सुषुप्त अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था के समान है? विश्वास बनाम अविश्वास, उद्यमिता बनाम हीन भावना, पहल करना बनाम अपराध बोध, आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। तो भाई एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब सुषुप्त अवस्था चलती है 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष कौन सी चलती है? पहल करना बनाम अपराध बोध नहीं है, विश्वास बनाम अविश्वास पहली है, तो तीसरा या चौथा रहेगा। तो साथियों इसमें रहेगा उद्यमिता बनाम हीन भावना, जो कि 6 से 12 वर्ष बताई गई है, और यहीं पर विद्यालय की अवस्था भी इसको कहा जाता है। थर्ड विकल्प 62 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, आनुवंशिकता का तात्पर्य किससे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु से, गुणसूत्र तथा जीन से, सूत्री विभाजन, अर्थसूत्रन और डीएनए आरएनए। तो आनुवंशिकता का मतलब हम किससे लेते हैं? गुणसूत्र और जीन से लेते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 63 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 64 पर। तो आपके 64वां क्वेश्चन, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान, अभिक्षमता की पहचान, अभिवृत्ति की पहचान, झूठ की पहचान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? व्यक्ति की झूठ की पहचान के लिए। ठीक है, उसकी हृदय की धड़कनों को के आधार पर ऐसा होता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 64 में। 65वां प्रश्न है साथियों, दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत है? काल्पनिक, संज्ञानात्मक, दोनों और कोई नहीं। तो भाई दुश्चिंता काल्पनिक भी होती है और दुश्चिंता संज्ञानात्मक भी होती है, जो कि वास्तविक जिसको माना जाता है। तो फिर इनमें से दोनों ही किसके स्रोत है साथियों? दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत माने जाते हैं। थर्ड विकल्प 65 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, भाई जैसे संवेग उत्पन्न होने पर कौन से अनुभव उत्पन्न नहीं होते हैं? संकट का अनुभव, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव, अच्छाइयों का स्रोत और कोई नहीं। तो भाई भय अगर उत्पन्न हो रहा है, भय मतलब डर, जिससे हम डरते हैं, तो संकट का अनुभव हमें होता है, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव होता है कि यार जाने क्या होगा अब। लेकिन अच्छाइयों का स्रोत, तो भाई भय से अच्छा लगता है क्या? हमें नहीं लगता है। तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है, मतलब यही आपका आंसर है प्रश्न नंबर 66 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67, मस्तिष्क में नॉरपेनेफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसका स्तर उच्च होने पर अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, अत्यधिक विषाद का अनुभव होता है, अत्यधिक भय की अनुभूति होती है और सभी। तो मैंने इस क्वेश्चन को कई बार करा चुका हूँ और क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो जो मस्तिष्क में नॉरपेनेफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है साथियों, अगर इसका स्तर उच्च होगा तो हमें अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, हमें हैप्पीनेस फीलिंग होती है। ठीक है, विकल्प एक आपके 67 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, मस्तिष्क का बायां गोलार्ध उत्तरदायी है सकारात्मक संवेगों के लिए, नकारात्मक संवेगों के लिए, दोनों के लिए और इनमें से सभी। तो 68वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 68 में। तो देखिए मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध होता है इसका संबंध किससे होता है? सकारात्मक संवेगों से होता है। विकल्प एक आपका 68 में सही है, जबकि नकारात्मक संवेगों का संबंध दाएं गोलार्ध से होता है। तो इन दोनों को भी बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 69 पर। आपके 69वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मूल तत्व कौन सा नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन। भाई अभिप्रेरणा के मूल तत्वों में आवश्यकता होती है, प्रणोद जिसको अंतर्नोद भी कहते हैं ये भी होता है, प्रोत्साहन या लक्ष्य ये भी होता है, लेकिन उपलब्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपलब्धि को अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है 69 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70,
अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मूवियर, मूव, मोटिव और मूवर्स। तो भाई टू मूव करना तो आपको पता ही होगा, लेकिन मोटिवेशन शब्द का निर्माण लैटिन भाषा में एक शब्द आता है साथियों, मूवियर। मूवियर से इसका निर्माण हुआ है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 70 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या, देखो प्रथम विकल्प आपके 70वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, शक्ति अभिप्रेरक है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सभी। तो भाई शक्ति अभिप्रेरक को धार्मिक अभिप्रेरक न आर्थिक दोनों के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि शक्ति अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 71 में, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे तो 72वां क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टीवेंसन, मैस्लो, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो भाई आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, मैस्लो का है। ऊपर मैंने पूरे 5 पद ही बता दिए थे, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वही शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की, सम्मान की बताया था ना, प्रेम, सम्मान और आत्मसिद्धि। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे। 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। चिंतन में प्रतीक, प्रतिमा, संप्रत्यय हमेशा होते हैं, लेकिन भाषा नहीं होती है। हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। विकल्प 1 आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 73 में। हाँ, हालांकि भाषा भी होती है, लेकिन हमेशा की बात है ये। तो 73 में प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा अभिव्यक्ति की और वास्तविक स्थिति की। तो भाई स्वैली चिंतन का मतलब होता है काल्पनिक चिंतन, जिसमें हमारी जो दमित इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, काल्पनिक इच्छाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो विकल्प नंबर 3 74 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, स्वैली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो भाई यथार्थवादी का मतलब होता है जो वास्तविक चिंतन है वो। वास्तविक चिंतन में अभिसारी होता है, सृजनात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है, लेकिन स्वैली चिंतन नहीं होता है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। तो यह उदाहरण है। जहाँ पर प्रत्येक वस्तु के गुण दोष देखे जाते हैं वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। 4th विकल्प आपके 76 में सही है साथियों। स्वैली मतलब काल्पनिक, अभिसारी मतलब नवीन, और अभिसारी मतलब जो नॉर्मली चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 77 पर। 77वां क्वेश्चन, स्मृति पर प्रथम अध्ययन किसने किया? कोहलर, पावलोव, एबिंगहॉस और स्किनर। तो मित्रों स्मृति पर सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 70। तो प्रश्न नंबर 79 है आपके, केटल के अनुसार किस बुद्धि का संबंध तर्कना क्षमता से होता है? भाई केटल ने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। जो तर्कना का जो संबंध है, तर्कना क्षमता का, वो तरल बुद्धि से इन्होंने माना है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 79 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80, निम्न में से अंतर्नोद का चयन कीजिए। पानी, भोजन, इनाम और भूख। तो भाई पानी, भोजन, इनाम, ये तीनों अंतर्नोद नहीं है। अंतर्नोद का मतलब होता है चालक। अंतर्नोद को हम चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक के नाम से भी कहते हैं, ड्राइव इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और यहाँ चालक क्या है? भूख है। 4था विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 80 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 को देखेंगे साथियों। दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं को समझने की क्षमता कहलाती है शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो भाई दूसरे की इच्छाओं को समझ रहे हैं, दूसरे की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। भाई दूसरे की, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि हम खुद की समझते हैं, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में हम दूसरों की समझते हैं। तो 4था विकल्प आपके प्रश्न नंबर 81 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 को देखेंगे। तो 82वां, पिछड़े बालकों को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है दल शिक्षण, प्रदर्शन, क्रियात्मक और व्याख्या। बालक पिछड़ा है तो व्याख्या, दल शिक्षण, प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको क्रियात्मक विधि से हमें सिखाना पड़ेगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा 82 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 को देखेंगे। वाक्य पूर्ति परीक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? व्यवहार विश्लेषणात्मक तकनीक, अप्रक्षेपी तकनीक, प्रक्षेपी तकनीक और सभी। तो भाई वाक्य पूर्ति में अधूरे वाक्य दिए जाते हैं जिसका परीक्षण किया जा रहा है,
उसको करनी होती है, तो वो होती है प्रक्षेपी तकनीक। उसके अचेतन मन के व्यवहारों का अध्ययन उसमें किया जाता है। थर्ड विकल्प 83 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, एक कक्षा 10 के छात्र द्वारा फेल होने के डर से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना समायोजन की कौन सी युक्ति है? प्रक्षेपण, पलायन, आत्मीकरण, प्रतिगमन। कक्षा 10 में छात्र पढ़ता है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहा है वो, ठीक है, कहाँ, बीच में ही, तो साथियों उसको प्रक्षेपण नहीं कहेंगे, आत्मीकरण नहीं कहेंगे, उसको पलायन कहेंगे। पलायन मतलब वहाँ से अपने आप को हटा लेना। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 84 में। जबकि प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन का मतलब होता है पूर्व की स्थिति में लौट जाना, बच्चे जैसा व्यवहार करना, लेकिन पलायन मतलब अपना आप को वहाँ से हटा लेना। तो थर्ड विकल्प 84 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, निम्न में से किस तकनीक में चित्रों को दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है? रोरशा शहीद अब्बा परीक्षण में नहीं होता है। टेट केट स्थिति परक परीक्षण, स्थिति परक में भी ऐसा नहीं होता है। टेट में या केट में? तो साथियों 85 में राइट आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो चित्रों को दिखाकर कहानी लिखने का आदेश टेट में दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 86 पर। अचेतन मन में अधिकता होती है? इदम में, प्राहम में, अहम में और सभी में। अचेतन मन की अधिकता किस में होती है साथियों? इदम में होती है, क्योंकि इदम का संबंध अचेतन मन से सिगमंड फ्राइड ने बताया है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा? विकल्प नंबर 86 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87, 87वां क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। तामसिक व्यक्तित्व क्रोधी, घमंडी, अवसादग्रसित और आलस्य युक्त होता है। गोलाकृतिक व्यक्ति मोटे, गोल, मृदुल, शिथिल, सामाजिक एवं मिलनसार होते हैं। टाइप ए व्यक्ति धैर्य की कमी होती है, उच्च अभिप्रेरणा होती है, उतावलापन होता है, स्वयं के पास समय की कमी होती है। और आयताकृतिक पतले होते हैं, लंबे होते हैं, सुकुमार होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं, कलात्मक एवं अंतर्मुखी। तो भाई आयताकृतिक पतले लंबे नहीं होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, खिलाड़ी। चौथा विकल्प आपके 87 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88, डीएटी का अर्थ है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला, फ्लेनेगल अभिवृत्ति परीक्षण, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण और लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण। तो देखो डीएटी का मतलब होता है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। विकल्प 3 आपके 88 में सही है। अब प्रश्न नंबर 89, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण माला है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, दोनों और कोई नहीं। तो जो देखो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण इनमें से क्या साथियों? आर्मी अल्फा परीक्षण तो भाई शाब्दिकता और आर्मी बीटा अशाब्दिकता क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण माला थी। तो दूसरा विकल्प 89वें में सही है। नेक्स्ट 90वां क्वेश्चन, अंतिम और 90वां क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का उचित सूत्र है। तो बुद्धिलब्धि कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपर लिखते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 90 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट टाइम में मैंने रिवीजन करवाए हैं। पहले भी क्वेश्चनों को तो करा चुका हूँ हालांकि, लेकिन साथियों इसके बाद में एक और वीडियो आ रहा है। वीडियो में मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई उस वीडियो को अवश्य से अवश्य देखना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि वो वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। एक 10 से 15 मिनट का वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।